हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट है, तो उसके दो पार्ट्स हो गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस पार्ट को जरूर देखिए। आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, ये हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ मतलब कूलॉम का नियम यह कहता है कि जो दो विद्युत आवेश मतलब जो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है या कितना बल लग रहा है, उसे ही कूलॉम्स लॉ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दो चार्ज लग रहे हैं, एक Q1 एक Q2, ठीक है। अब इनके बीच में कितना बल लग रहा है यानी कि कितना फोर्स लग रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, कूलॉम्स लॉ कहते हैं। अब इसके बीच में अगर यहाँ से यहाँ तक कुछ हमारी मतलब अगर चार्ज लग रहा है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो कुछ डिस्टेंस भी होगी। तो जो डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं वो R से लिखते हैं कि मतलब इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो इसी का एक फॉर्मूला निकल के आता है कूलॉम्स लॉ। चलिए ड्राइव करते हैं कि कैसे वो फॉर्मूला आता है। जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमारा फोर्स है, तो फोर्स जैसे हमारे ये फोर्स जो लग रहा है, दो विद्युत आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है, तो ये फोर्स जो है, ये चार्ज है, ये किसके होता है, Q1 इंटू Q2, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी लेंथ है, तो फोर्स लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो ये लेंथ है कि मतलब जो ये हमारा फोर्स है, तो इसमें मतलब जो चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो वो फोर्स इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लेंथ जो है घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है। अब मान लीजिए इस इक्वेशन को हम लोग, ये इसके क्या होता है, मान लीजिए इसको डेराइव किया तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रोपोर्शनल है, इसका साइन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेते हैं। जो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, K यहाँ पर आएगा। तो जो K आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1, ये जो हमारा चार्ज है, और अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है K की भी वैल्यू कुछ होती है। क्या वैल्यू होती है, वो 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारी K की वैल्यू होती है। जो हम लोग कांस्टेंट को हटाने के लिए, हमें जब यहाँ पे कांस्टेंट हटाना है तो हम लोग K की वैल्यू लिख देंगे। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कूलॉम्स लॉ का एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा क्या हुआ, ये कूलॉम्स का फॉर्मूला निकल कर आ गया कि कैसे हम लोग दो मतलब विद्युत आवेश होते हैं, उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है हम लोग कैसे निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो फोर्स हमारा F क्या है, ये हमारा फोर्स है मतलब बल, और Q क्या है, Q हमारा दो बिंदुओं के बीच में जो चार्ज लग रहा है, ये हमारा कितना चार्ज लग रहा है या विद्युत आवेश आप कह सकते हैं। और उसके बाद R क्या है हमारा, ये दूरी है, ठीक है, जो चार्ज के बीच में कितनी दूरी लग रही है, और ये दूरी किस में है, मीटर में, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू हमारी जो है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू ये क्यूबिक कूलॉम का स्क्वायर या फिर चार्ज का स्क्वायर, ये आप लोग कह सकते हैं, ये दो चीज। तो ये हमारे इसके, ये जो हमारा डेरिवेशन किया है, ये इसके नाम है कि कौन सी चीजें क्या है, ठीक। आई होप आपको कूलॉम्स का नियम समझ में आ गया होगा कि कूलॉम्स का नियम क्या कहता है। और इसका एक एग्जांपल है कूलॉम्स का नियम जो इसमें फॉलो करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसी के ऊपर काम करती है। जैसे कि कंघा है, ठीक, कॉम लिया आपने, कॉम को क्या किया, अपने सर पे रब किया, फिर उसमें क्या होता है, जो चार्ज जनरेट होता है, दो चार्ज जनरेट होते हैं, वो कूलॉम्स के नियम पर ही डिपेंड होते हैं। और दूसरा जो है बलून है, बलून को जैसे रब किया अपने बालों पे, उसके बाद उसको वॉल पे चिपकाया तो वो चिपक जाता है, तो वो भी कूलॉम्स के नियम पर ही डिपेंड करता है। तो आई होप इतना समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग जो पढ़ाएंगे वो होगा ओम्स लॉ। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है या फिर कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स का नियम यह कहता है कि जब किसी कंडक्टर पर जो करंट बहती है तो उस पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज, अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, कि जब वो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। मतलब कि
यह कहता है कि जैसे ये हमारा एक ये करंट है, ये हमारा आई, ये करंट है, ठीक है। अब इस पे जो धारा जो बह रही है, जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, इस पे जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होता है, वो जो उसमें करंट बह रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो उस पर वोल्टेज लगाया जाता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कब, जब रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कब होता है, जब हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ओम्स लॉ का नियम यही कहता है, जैसे कि हमारा ये वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारा जैसे वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर ये किसके मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, I, ये I हमारा क्या है, करंट, ये करंट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स लॉ यही कहता है कि जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो जो भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो वो तब तक करंट होता है जब तक क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा, अगर रेजिस्टेंस जो है हमारा मतलब जो प्रतिरोध है वो कांस्टेंट होता है। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी, अभी के लिए इतना समझ लो। अभी जैसे क्या है, ये हमारा क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक हमारा ये इक्वेशन निकल के आया जो अभी तक हमको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, इसकी जगह पर R आ जाता है। तो R हमारा क्या हो गया, R इंटू आई। अब ये हमारा तो V इक्वल टू R अपॉन आई, ये हमारा निकल कर आया। तो जो हमारा V है, आप ऐसे लिख सकते हैं V इंटू आर। तो यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या आता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला निकल कर आ गया, और जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओम्स का सिंबल ये होता है, और ये या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ओम्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये आर है, ये जो हम लोग लिखते हैं, इसको अलग से लिखे दे रहा है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ये आर हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस, आर हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। पहला तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या है, V जो है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I करंट के। फिर जब हम लोग इसको जो डायरेक्ट, ये क्या है, अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट को हमने हटाया तो यहाँ पे क्या निकल के आया, R आया। तो V इक्वल टू R इंटू आई। अब जो हमारा ओम्स का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू I इंटू आर। V हमारा क्या है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं, इक्वल टू I मतलब करंट हमारा, V मैंने बता दिया आपको, I हमारा क्या है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। आई होप ओम्स लॉ भी इतना सा ही बस ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए वो अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब प्रतिरोध, कि मतलब किसी भी करंट को रोकना, यही रेजिस्टेंस होता है। मतलब रेजिस्टेंस का काम होता है रजिस्ट करना, किसी भी चीज को रोकना, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस क्या आता है, क्या है, अ फोर्स विच रजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि ऐसा बल जो जो करंट के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, उसमें बाधा डालता है, रजिस्ट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब किसी भी करंट को रोकने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम्स होती है। ओम, अगर जब भी हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी यूनिट हम लोग ओम लिखेंगे। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो रॉयल L अपॉन ए, मतलब कि जो L हमारा वो लेंथ है, A अपॉन हमारा क्या है, एरिया है। अब एक चीज और, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो किस पे डिपेंड नहीं होता है। तो जो रेजिस्टेंस हमारा है वो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो इसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इन सब चीजों से बिल्कुल स्वतंत्र है। मतलब कि क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, उसको वो इन सब चीजों से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इन पर क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है।
तो अब इन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड किस पे करता है? तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? जिस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है हमारा? एक तो रेजिस्टेंस क्या करता है हमारा, इस पे लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये क्या है? जिसपे क्या होता है हमारा, वो जिसपे क्या होता है, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस हमारा? मटेरियल, कि क्या मटेरियल है, ये हमारी क्या है, जिस पे रेजिस्टेंस हमारे डिपेंड करते हैं। तो ये चार चीजें हैं जिस पे हमारे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका करंट में क्या काम है। तो करंट के फ्लो को क्या करना, रजिस्ट करना, मतलब रोकना या कम करना। इसकी यूनिट ओम होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये वोल्ट है, वोल्ट और करंट, ये इन दो चीजों पे लिख देती हूँ, वोल्ट और ये क्या है, करंट। ये वोल्ट और करंट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये स्वतंत्र है पूरी तरीके से। और डिपेंड किस पे करता है? तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मीन्स जो भी वायर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का वायर, कितना क्या उसकी लेंथ है, उस पे डिपेंड करता है। एरिया उसका कितना कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मटेरियल क्या है, और उस क्या टेम्परेचर है उसका। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे कनेक्शन, जो सीरीज और पैरेलल सीरीज वो कैसे कनेक्ट होता है। अब उसका फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज और पैरेलल दोनों चीजों में पढ़ेंगे। तो पहला जैसे सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है कि जैसा मान लीजिए ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2, ये हमारा वोल्ट है। तो इसमें ये करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक सीरीज में फ्लो हो रहा है कि यहाँ मतलब यहाँ करंट गया और इसमें गया, फिर कंटिन्यू जाके इसमें गया। तो इसमें क्या होता है, सीरीज में हमेशा क्या होता है, करंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, करंट सेम होगा, करंट हमेशा सेम होगा। और वोल्ट क्या होगा, जो वोल्टेज जो फ्लो हो रहा होगा, तो वोल्ट क्या होगा हमेशा, वो चेंज डिफरेंट होगा। अब ये कैसे पता लगे, तो देखिए जैसे मान लो ये सीरीज में है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट तो सेम जा रहा है, ठीक, यहाँ से गया इसमें भी वही करंट गया, इसमें भी वही करंट गया। लेकिन वोल्ट क्या है, यहाँ से गया कुछ इसमें गया, फिर उसके बाद कुछ इसमें गया, तो यहाँ कुछ और था वहां कुछ और था। तो ये क्या होता है इसमें सीरीज में, बस यही कि करंट हमारा सेम होगा और वोल्ट क्या होगा, वो हमेशा डिफरेंट होगा। तो जैसे कि इसमें इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, R इक्वल टू ये R1 प्लस R2, ये हमारा इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, 5 है, ये हमारा 2 है, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस हमारा 5 है, एक रेजिस्टेंस हमारा 2 है। तो इसको निकालने के लिए मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, R1 हमारा 5 है प्लस R2 हमारा 2 है, तो 5 2 कितना हो गया, 7। तो ये हमारा क्या, R की वैल्यू निकल कर आ गई। मान लीजिए इसका हमें करंट निकालना, I निकालना है, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे हमें ओम्स का फॉर्मूला क्या बताया था, तो V इक्वल टू I इंटू R, ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये हमारा क्या होगा, I इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R, ये हमारा निकल कर आ गया। तो I हमें करंट निकल आया, तो करंट हम कैसे निकालेंगे, I हमें निकालना है, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ, वोल्टेज मान लीजिए हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गया, ये V, हमारी V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, और हमारा R कितना है, 7। तो ये हमारा I क्या निकल कर आ गया, 10/7 ओम, ये हमारी करंट निकल कर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, सीरीज का कनेक्शन होता है। ऐसे ही पैरेलल सीरीज होता है, पैरेलल में क्या होता है, अब पैरेलल सीरीज में क्या होता है, इसमें कनेक्शन कैसे होता है, तो इसमें कनेक्शन सेम वैसे ही होता है, बस ये पैरेलल में हो जाता है। जैसे मान लो एक करंट यहां से गया, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से,
ये हमारा क्या है, ये मान लो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा वोल्ट है, ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो इसमें क्या है, वोल्ट हमारा, इन सब में क्या होगा, जो वोल्टेज हमारा है इसमें वोल्टेज सेम होगा, लेकिन करंट क्या है, करंट हमारी चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी करंट है, करंट क्या होगा, करंट हमारा चेंज हो जाएगा, डिफरेंट होगा। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्ट क्या होगा हमारा, इसमें वोल्ट हमारा जो क्या होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसमें क्या है, करंट हमारा पहले यहाँ जा रहा, फिर इसमें जा रहा, फिर इसमें जा रहा, पैरेलल सीरीज। और तो इसलिए क्या है कि जो वोल्टेज है वो हमारा सब में अलग, सेम वोल्टेज सब में फ्लो हो रहा है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, करंट हमारा डिफरेंट हो जाता है और वोल्टेज हमारा सेम होता है। और इसको निकालने का जो तरीका होता है आर का, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब जितने में पैरेलल सीरीज होते हैं उसको फ्रैक्शन में हम लोग लिख लेते हैं R1 R2 R3। तो ये हमारा पैरेलल सीरीज का निकालने का तरीका है कि हम लोग पैरेलल सीरीज जो भी होता है हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। इसके बेस पे कई न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर उस कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप उसको बता दूंगी कैसे सॉल्व करना है। तो ये न्यूमेरिकल और इसका तरीका क्या है, इसको भी सेम, सबकी मान लीजिए वैल्यू अलग अलग है, तो आप वैल्यू को मान लीजिए इसके 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तीनों को आप ऐड कर लीजिए, फिर इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा आर निकल के आ गया। उसके बाद मान लीजिए करंट पूछ रहा है कि इसका करंट कितना है, तो हम करंट का, हम आपको फॉर्मूला पता है V/R, उसकी वैल्यूज में पुट कर दीजिए और आपको इसका करंट पता चल जाएगा कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे ही ये पैरेलल सीरीज है। अब एक चीज और, जो घर में हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा सीरीज होता है, वो पैरेलल सीरीज होता है घर में। क्योंकि इस वजह से कि अगर आप लोग घर में पैरेलल सीरीज नहीं यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि मान लो एक अगर बल्ब खराब हुआ, एक घर का एक कनेक्शन खराब हो, तो घर का जितना कनेक्शन है सारा कनेक्शन खराब हो जाएगा। तो इस वजह से घर में क्या होता है, पैरेलल सीरीज यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो चीज खराब होनी वही चीज खराब हो, पूरे घर की वायरिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और जैसे कि जो हमारा सीरीज है, जो टॉर्च होता है, तो टॉर्च में जो हम लोग यूज करते हैं वो सीरीज यूज करते हैं। सिंगल मान लो एक सेल निकला तो वो लाइट ही बंद, पूरी सीरीज का कनेक्शन टूट गया। तो टॉर्च में हम लोग सीरीज का यूज करते हैं और घर में पैरेलल सीरीज का यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल्स है। अब ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जितना भी टॉपिक था इससे रिलेटेड सारे मैंने करा दिए हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि ये टॉपिक छूट गया, तो मैं उसको अलग से करवा दूंगी। और जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट रह गया आप कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।